सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, नया दिन नया चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज है हमारा इस सीरीज का 8वां दिन और आज हम 8 चैप्टर आज हम केमिस्ट्री का खत्म करने वाले हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, इतना बेहतरीन तरीके से ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमने पिछला चैप्टर तो बहुत अच्छे से कवर ही किया था। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को भी जो एकदम थ्योरी का चैप्टर है, जिसमें मैं आपको एकदम अच्छे से चीजें बताऊंगा हैंड रिटन नोट्स के साथ, जो कि आप बाद में भी मतलब सीईटी के टाइम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये एकमात्र वीडियो ऐसा होगा स्टूडेंट्स जो कि दम रखता है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन और सीईटी एग्जामिनेशन एक ही घाव में 2 टुकड़े कर देने का। मतलब कि सीईटी भी कवर हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी कवर हो जाएगा। बहुत सारे चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैं जब आपको पढ़ा रहूंगा, तब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछते हैं। वैसे पहले बता देता हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है बोर्ड्स वालों का, तो वो तो जरूर इस टॉपिक में करके रखना, जो कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ट्रांजिशन का अर्थ ये होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अर्थ ये होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन, मतलब कि डी ब्लॉक। और इनर अर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो नीचे वाले डब्बे होते हैं वो वाले होते हैं। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ऑल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो कि लोकेट किए गए हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। ये कंप्राइजेस होते हैं 3D 4D 5D 6D सीरीज के, और ये प्लेस किया जाता है 4th और 7th पीरियड के बीच में। ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज अर्गॉन 3D 1 से 10 तक है 4s2, 4D सीरीज क्रिप्टॉन 4D 1 से 10 तक 5s2, 5D सीरीज है जेनॉन 4f14 5D 1 से 10 तक और 6s2 तक। और एट द सेम वे हमारा 6D सीरीज जो होगा वो रेडॉन Rn 5f14 6D 1 से 10 और 7s2 तक। ये लर्न करने हैं बेसिकली आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं 3D सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तक है पूरे के पूरे 21 से। तो स्टूडेंट्स, इनके एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ध्यान में रखना। डिफरेंसेस आयन, कोबाल्ट वगैरह में होंगे, आपको दिख रहा है जैसे आयन में दिख रहा है आपको, फिर एट द सेम वे क्रोमियम में दिख रहा है, तो इनमें जो होंगे वो डिफरेंसेस मेजॉरिटी होंगे, तो ये ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बताए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं। तो स्कैंडिनियम 3+ में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कलरलेस होगा, पर्पल फिर कलरलेस। वैसे ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। मतलब सीईटी में आपको पूछे जाते हैं V3+ क्या होगा, वैनेडियम 3+ क्या होगा, आयन 3+ क्या होगा, तो उसका कलर कौन सा होगा, तो या फिर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो वाले। जैसे स्टूडेंट्स देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, समझो कैल्शियम है, तो कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, बरोबर। तो इसका अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या हो जाएगा, 2882 हो जाएगा। लेकिन अगर कैल्शियम मैंने 2+ कर दिया, जब भी प्लस साइन आती है मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका ये चेंज होकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,8,8। मतलब कि यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो Ca2 में क्या होंगे, जो होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। यहाँ पे कैल्शियम में कितने थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 थे। समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया है, तो वैसे आपको लर्न करके रखना है। वैसे बेसिकली स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, जो 10 वाले होते हैं, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 10 वाले और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 वाले, ये सभी के सभी कलरलेस होते हैं। ठीक है, 10 वाले और 0 वाले ये कलरलेस होते हैं, बाकी के सभी के कलर्स आपको सामने दिख ही रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, द कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये 3 चीजों पे रिलेट करता है। पहला है डी ट्रांजिशन, दूसरा है नेम ऑफ द लिगेंड्स ऑफ द मेटल आयन, जो लिगेंड अटैच होते हैं मेटल आयन को उस पे, और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एक ही होता है प्रोनाउंस।
व्हेन अ स्मॉल एटम, इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स क्या होता है, जब स्मॉल एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये अगर ट्रैप्ड होंगे इंटरस्टेटियल स्पेसेस में विद इन द क्रिस्टल लैटिस, मतलब कि उनके क्रिस्टल लैटिस में अगर वो ट्रैप्ड होंगे इंटरस्टेटियल स्पेसेस के अंदर, कौन से एटम्स, स्मॉल एटम्स, हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, अगर ये ट्रैप्ड होंगे इंटरस्टेटियल स्पेसेस में उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ, क्रिस्टलाइन लैटिस के साथ, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स हम कहते हैं। क्लियर इधर तक? डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न, ये बेसिकली 1 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन आता है। ओके, आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करके बताया है, मैग्नीज का, फिर मैग्नीज 4 का, 4+ का, फिर आयरन 4+ का, कोबाल्ट 5+ का, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं अलग अलग इसके, तो M मतलब मेटल, M+ मतलब मेटल आयन होता है +1, फिर +2, फिर +3, तो क्या क्या स्कैंडियम के क्या होंगे, टाइटेनियम के क्या होंगे, इन सबके जो है यहाँ पे लिख के दिए। ओके, अभी रेफर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिस्टेड बिलो इन द टेक्स्ट बुक। अभी एटॉमिक रेडियस मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बता दिया, मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बता दिया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैंने पिछले चैप्टर में एकदम अच्छे से अपन ने कवर कर दिया है, ठीक है। तो देखो वो चैप्टर समझेगा तभी ये चैप्टर समझ में आएगा ना, क्योंकि वो P ब्लॉक है, ये बेसिकली हम D ब्लॉक का समझ रहे, D ब्लॉक, F ब्लॉक, है ना, तो वो समझ में आएगा आपको। वैसे एटॉमिक रेडियस मतलब तो आप सभी को पता है, जो कि एटम्स होता है, एटम्स के बीच में से लेके, समझो ये फॉर एग्जांपल ये एटम है, इस एटम के बीच में से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो देता है और देने के समय जो उसको एनर्जी लगता है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGH से हम दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते समय लगने वाली जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। परफेक्ट, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। देखो मैंने पिछले चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या है, आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो एग्जिबिट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट ये अगर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो बिकॉज उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। विदाउट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। डायमैग्नेटिक कौन दिखाएगा, जो रिपेल्ड होते हैं अगेंस्ट द फील्ड। पैरामैग्नेटिक कौन दिखाएगा, जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। और फेरोमैग्नेटिज्म या फिर फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। याद रखना, डायमैग्नेटिक जो होंगे वो रिपेल्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होंगे लेकिन वीकली होंगे, और फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट। यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आएगा आपके, ये एग्जाम में आएगा। पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मौजूद होंगे। व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर पेड, लेकिन जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो पूरे के पूरे पैड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, इसलिए वो रिपेल करेंगे। समझ में आया, ठीक है। Each unpaired electron give rise to the small magnetic field। हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड निर्माण करेगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आजू बाजू में, उस पर्टिकुलर एटम के आजू बाजू में, और उसको हमने म्यू से दिखाया। म्यू ये बेसिकली ये डाइपोल को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बीएम मतलब बोर्स मैग्नेटॉन होता है। तो फॉर्मूला याद रखना, म्यू इक्वल्स टू √n इन ब्रैकेट n+2। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और बीएम का मैंने तो बता दिया है, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स जो था स्टूडेंट्स, ये हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था अपने 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर में, तो आप जरूर जाके देख लेना अगर आपके पास समय होगा तो। 11th कक्षा का मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो आप सर्च कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट बोर्ड वाले भैया सीनियर्स, तो आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो कुछ एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज है। स्कैंडिनियम 3+ के कैलकुलेट 0 किया गया था मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब म्यू, लेकिन आया वो 0। मैग्नेटिक मूवमेंट को डाइपोल भी कहते हैं, इसीलिए मैंने डाइपोल प्रोनाउंस किया ऊपर। टाइटेनियम 3+ का 1.73, यहाँ पे 1.75 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैलकुलेट ये किया था, एक्सपेरिमेंट वैल्यू ये है, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा का फर्क नहीं है, बस डिफरेंस का मतलब इतना फर्क नहीं है, 0.5%, 0.10, 0.5 में ही डिफरेंस है बस, ठीक है।
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सीईटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से बताऊंगा मैं। कैलकुलेट द स्पिन, ये एग्जाम में आता है, लिख के रखना, ये एग्जाम में आता है 5.92 वाला, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट कैटायन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटॉमिक नंबर 25। अभी तुमको समझ जाना है एटॉमिक नंबर 25 है तो कौन सा है, बोलो मेरे को कौन सा है, कमेंट्स में बताओ एटॉमिक नंबर 25 फटाफट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि कितना है डाइवैलेंट कैटायन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए हैं, तो यहाँ पे भी एक भरता था यहाँ पे भी एक भरता था, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। देखो n की वैल्यू 5 हो गई, तो म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 था, तो क्या हो गया 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 इंटू 7 35, तो 30 अंडर रूट 35 की वैल्यू होती है 5.92 बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अभी हम कलर पे आएंगे। द सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड इफ इट एब्जॉर्ब डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और कोलाइड चैप्टर मालूम होगा 11th स्टैंडर्ड का 11th चैप्टर, ऑफ विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो कौन सा कलर क्या क्या दिखाएगा, अच्छे से समझना। यहां से शुरू करना स्टूडेंट, 400 से 400 से 400 से समझो 420 या 410 तक वायलेट होगा, फिर 430 तक समझो ब्लू होगा, फिर 430 से 490 पूरा की पूरा ब्लू, फिर 490 से 560 ग्रीन, 560 टू 580 येलो, 580 टू 620 ऑरेंज, और 620 टू 800 विच इज रेड। सो दैट मीन्स इसीलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा विजिबल, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कलर ये रेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा विजिबल होता है अपने को। क्यों? क्योंकि उसकी जो विजिबिलिटी है वो कितनी है, 800 नैनोमीटर की है, उसका वेवलेंथ इतना है 800 नैनोमीटर। वॉयलेट सबसे कम है, ठीक है, वॉयलेट सबसे कम है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, लास्ट विल बी द रेड। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इंटरस्टैटियल कंपाउंड्स की। इंटरस्टैटियल कंपाउंड समझा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि ट्रैप्ड हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, ट्रैप्ड हो जाते हैं इंटरस्टैटियल स्पेसेस में अलोंग विद देयर क्रिस्टलाइन लैटिस, उसको हम कहते हैं इंटरस्टैटियल कंपाउंड्स। उनके कुछ प्रॉपर्टीज, वो हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पैरेंट मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनके सिमिलर होते हैं पैरेंट मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट ये हायर होते हैं प्योर मेटल से, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका प्योर मेटल से ज्यादा होता है इंटरस्टैटियल कंपाउंड्स का। द डेंसिटी आर लेस देन द पैरेंट मेटल, लेकिन उनकी डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है पैरेंट से। मेटेलिक कार्बाइड, जो कार्बाइड मतलब C2, आर केमिकली कांट अंडरगो इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज अ डायमंड। ठीक है, जो भी उनके मेटेलिक कार्बाइड्स होते हैं वो अंडरगो केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, कांट अंडरगो CR मतलब केमिकल रिएक्शन, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं डायमंड जैसे। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो भी होंगे, मतलब जब भी कोई भी ट्रांजिशन मेटल से हाइड्राइड्स बनेगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा, तो एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बोल के इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एलॉयज। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मींस एलॉय? एलॉय मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर मेटल्स और मेटल्स। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एलॉय? एलॉय का अर्थ होता है मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एलॉय। जैसे ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज वगैरह थे ना, वो सभी के सभी एलॉय है। ठीक है, ब्रास, ये सब एलॉय है। तो ब्रॉन्ज देखो, मैंने जैसे बोला एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ठीक है, एलॉय होता है कॉपर और टीन का, इज टफ, स्ट्रॉन्ग एंड कोरोजन रेजिस्टेंट, मतलब कि उसको कोरोजन नहीं हो सकता है। किसको? ब्रॉन्ज को। किसका एलॉय है वो? कॉपर और टीन का। तो सीईटी में क्वेश्चन आया कि ब्रॉन्ज किससे बनता है, किसका एलॉय है, तो दैट विल बी कॉपर एंड टीन। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू मेटल्स एंड ट्रॉफीज, अलग अलग मेटल्स, स्टैचूज बनाने के लिए मेटल्स के, और अलग अलग ट्रॉफीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको तो मालूम है ट्रॉफीज वगैरह बनाते थे। ओके, उसके बाद कुप्रा निकल, ये एलॉय है कॉपर और निकल का, नाम से ही समझ रहा है, कुप्रा कॉपर, निकल निकल।
इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स ऑफ मराइन शिप्स, जो मराइन शिप्स मतलब जो सी वाटर में जो सेल होते हैं वो वाले बोट्स, और फॉर एग्जांपल मराइन कंडेंसर में भी। स्टेनलेस स्टील आपके मम्मी वगैरह इस्तेमाल करती है। स्टेनलेस स्टील मतलब ऐसे स्टील्स जिनको जंग नहीं लगता, उनको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। फिर नाइक्रोम भी एक एलॉय है जो कि निकेल और क्रोमियम का बना है। नाइक निकेल, क्रोमियम कितने कितने रेशियो में होता है? 80:20, मतलब 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है। इन दोनों का मिक्सचर नाइक्रोम हैज बीन डेवलप्ड साइंटिफिकली या फिर सॉरी स्पेसिफिकली फॉर गैस टर्बाइन इंजिन्स। टर्बाइन जो रहते हैं ना, जो घूमते धन 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 धन, वो वाले। टाइटेनियम एलॉय विथस्टैंड, टाइटेनियम के जो एलॉयज होते हैं वो विथस्टैंड करते हैं स्ट्रेस अप टू हाई टेम्परेचर्स एंड आर यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट, फायर प्रूफ बल्कहेड्स एंड एग्जॉस्ट श्रॉड्स। बहुत सारे यूज है, पेपर में आते ही है। कॉमन प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट के, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो लस्टरस होते हैं और शाइनी होते हैं। लस्टरस मतलब चमक, ठीक है, शाइनी का अर्थ भी वही होता है। दे आर हार्ड एंड हाई डेंसिटी, मेटल है तो हार्ड होंगे, डेंसिटी भी हाई होगी। मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी गुड कंडक्टर होंगे। मेटल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेलेबल भी होंगे, ठीक है। मेलेबल मतलब शीट्स में कन्वर्जन करना और डक्टाइल मतलब वायर्स में कन्वर्जन करना, याद रखने का। कैन फॉर्म एलॉयज विद ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैन फॉर्म एलॉयज, एलॉयज बना सकते हैं विद ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। परफेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी मेटल्स ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे मेटल्स उनके कंपाउंड्स के डी ब्लॉक के ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, जो कि वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये कैटलिस्ट बोल के इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई, अभी हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोल रहा हूं ये थ्योरी का पार्ट है, इसमें कुछ कंसेप्ट्स नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती, कहां पे आप अटके तो आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम के पहले 1 घंटे में 2x स्पीड में देख के चले जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। कैटायंस होते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं वेरिएबल वैलेंसीज, अलग अलग वैलेंसेस एग्जिबिट करते हैं। जैसे आपने देखा स्कैंडिनियम 2+, 3+ वगैरह वगैरह। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैंने जैसे बोला अगर हाइड्राइड्स के साथ हुए तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ये इनसोल्यूबल होते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स इनके। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डियम और जिंक, ये बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर में। आयरन तो मालूम ही है, ठीक है, जिंक भी मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बाकी के भी बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पूरा की पूरा पसारा। अभी ध्यान से समझना, जो भी रिएक्शंस वगैरह है इस चैप्टर के, वो रिएक्शंस आपको एक बार मतलब 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आपको राइट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको राइट करके जाना पड़ेगा रिएक्शंस, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिएक्शंस तो पूछते नहीं है, यही प्रॉपर्टीज उसके पूछते हैं, बट हाँ रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ के जाना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले, विच इज ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप बाय f ऑर्बिटल्स, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये f ऑर्बिटल में भरेगा, उसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर f ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या है? ये सिमिलर है d ब्लॉक से, प्रॉपर्टीज इनके पूरे जो अभी अपन ने पूरा ज्ञान पढ़ा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं f सबशेल में n-2f में, प्लेस्ड किया जाता है बिटवीन n-1d एंड ns के बीच में। ध्यान में रखना सीईटी के हिसाब से, सीईटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। f ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज d ब्लॉक से पूरे मिलते जुलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये ऐड होंगे f सबशेल में और एट द सेम वे प्लेस किए जाएंगे बिटवीन n-1d और ns के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स इधर तक? ठीक है।
ओके, मूविंग ऑन टू द टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सिल्वरी व्हाइट कलर के, एंड इनकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कलर और ब्राइटनेस इनका कम होते जाता है जैसे जैसे हवा के प्रेजेंस में जाएंगे। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। प्रोमिथियम को छोड़ के बाकी के सब रेडियो एक्टिव होंगे एफ ब्लॉक के। सॉरी, प्रोमिथियम ये एकमात्र रेडियो एक्टिव होगा, बाकी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। ठीक है, याद रखना। सॉरी, पार्डन, माफ कर देना, गलत मैंने बोल दिया। प्रोमिथियम ये एकमात्र होगा रेडियो एक्टिव, बाकी के सभी ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। नॉन मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है। फिर द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक। इसको बोलते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम में आएगा क्या, जब भी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कुछ भी याद नहीं आया तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी लैंथेनम से तो ल्यूटेटियम तक जब भी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस से कम होते जा रहा है, समझ जाना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसा जकड़ रहा है। बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, that is such that H2O is often found in the products when isolated from aqueous solution। मतलब कि इनके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में पानी मिलेगा, पानी का अंश मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका यूजुअली ग्रेटर होता है 6 से, टिपिकली 8 और 9, और कुछ कुछ तो 12 तक भी मिलते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, याद रखने का। लैंथेनॉइड्स ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होते हैं। गोडोलिनियम ये फेरोमैग्नेटिज्म हो जाता है जब 16 डिग्री के नीचे चले जाता है, जिसको हम क्यूरिक पॉइंट बोलते हैं। याद रखो आप, क्यूरिक पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द एलिमेंट्स विच आर पैरामैग्नेटिक in nature, but because of some of the parameters or some change in the parameters, the element like gadolinium, when it comes below 16 degrees Celsius, it will act as a ferromagnetic, which is known as cubic point। जो बाकी के heavier lanthanolids होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं much lower temperature पे, इटरबियम, फिर होल्मियम, फिर इर्बियम, फिर थ्यूलियम, डायस्पोरीसियम। क्या फालतू फालतू नाम रखे यार, ठीक है, दुनिया में कभी सुने नहीं होंगे ऐसे ऐसे नाम आए। ये सब साइंटिस्ट जगह के नाम पे से आए वाले हैं, ठीक है, ऐसे मन से नहीं बनाते। मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो चाहिए। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमको जाना है विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे। देखो स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से आपको एक चीज याद आ रही होगी 10th स्टैंडर्ड की, याद आ रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट ओर, जो कि एक मेटलर्जी चैप्टर बोल के एक चैप्टर था आपको 10th स्टैंडर्ड में। मैंने ही आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, कार्बन कंपाउंड्स के हमने लाइव सेशन में किए थे, वो वाले वही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहां पे पूरा की पूरा कंसेप्ट है, एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये वाले जो इसके बाद के जो टॉपिक्स होने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले। मतलब इसके पहले तो हम बस एक प्रकार से देख रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से एलिमेंट्स क्या करते हैं, एनोमोलस बिहेवियर क्या बताते हैं, ये ऐसे छोटे मोटे चीजें हम देख रहे थे। लेकिन थ्योरी में इसके बाद के जो टॉपिक्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रैक्शन। देखो अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक्सट्रैक्शन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, किसी पर्टिकुलर धातु को जमीन में से निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन। अभी देखो, जमीन में से कोई भी चीज मिलती है तो जाहिर सी बात है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। मतलब सोना भी हमको अगर जमीन में से मिल रहा है तो वो सोना नेकलेस के फॉर्म में हमको बाय प्रोडक्ट, मतलब नेकलेस के फॉर्म में हमको फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हमको अगर सोने को नेकलेस बनाना है, जो सोना हमको जमीन के नीचे से मिला था, द गोल्ड विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इफ वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट विच इज गोल्ड, जो भी ऑर्नामेंट्स हो गए उसमें अगर हमको चेंज करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं।
उन प्रोसेसेस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। अभी सबसे पहली चीज, व्हाट इज मीन बाय मिनरल्स। एक एक मार्क के लिए आपको डेफिनेशन आ सकते हैं। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड अलोंग विथ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज मिनरल्स। मतलब कि देखो, जमीन के अंदर मैंने खोदा, जैसे ही मैं जमीन के अंदर खोदते जा रहा हूं तो मेरे को नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस तो मिला, लेकिन उसके इम्प्योरिटीज के साथ, मतलब मेरे को मेटल भी मिला, लेकिन उस मेटल के आजू बाजू में बहुत सारे जो थे, विच इज मिट्टी थी, सॉइल था, पत्थर थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मेरे को मिल रही थी। उस पर्टिकुलर चीज को मैं बोलता हूं मिनरल। आप बोलोगे भैया और मतलब क्या होता है? और मतलब ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। मतलब कि ऐसे मिनरल्स मेटल के जो कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिट कमाते कमाते, और एट द सेम वे कन्वीनियंटली मतलब ज्यादा मगजमारी न करते हुए, उसको बोलते हैं हम ओर्स। व्हाट इज मीन बाय गैंगुई। इसको गंगुताई भी हम बोलते हैं, लेकिन इसको गैंगुई बोलने का, गैंगुई का अर्थ ये होता है, या फिर गंगुताई का अर्थ ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, जो कि इन ओर्स के साथ हमको मिलते हैं। मतलब देखो, मिनरल्स मिला, मिनरल्स को मैंने ओर्स में कन्वर्ट किया। ओर्स मतलब क्या? ऐसे मिनरल्स जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। फिर उस ओर्स को भी अगर मेरे को अलग अलग करना है, मतलब मेटल्स को अलग करना है और पत्थर वगैरह को अलग करना है, तो जो पत्थर होगा वो होंगे मेरे गैंगुई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इंप्योरिटीज जो कि सॉइल होंगे, रॉक्स होंगे, कलेक्टिवली ये मिलेंगे हमको गैंगुई, उसको हम कहेंगे गैंगुई। अभी स्टूडेंट्स मेटलर्जी मतलब कि स्टूडेंट्स अभी जो मैंने ऊपर आपको जो भी ज्ञान दिया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनके ओर्स में से। ओर्स मिलते हैं, मतलब देखो स्टूडेंट्स, सपोज फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सपोज ये है अपनी जमीन, ठीक है, एक माउंटेन है सपोज, ठीक है, सपोज दिस इज एन माउंटेन। इस माउंटेन पे कोई इंसान है, वो इंसान क्या कर रहा है? इस माउंटेन को खोद रहा है, ठीक है, खोद रहा है मतलब कि क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अभी उसको क्या होगा? एक जगह पे उसको ओर्स मिलेंगे। ओर्स मतलब कि जो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही भैया ने उस ओर्स को बाहर निकाल दिया, उस ओर्स में स्टूडेंट्स अंदर जो होगा, अंदर अपना सोना होगा, मतलब अंदर अपना मेटल होगा, ठीक है, अंदर क्या होगा? अंदर होगा अपना मेटल। लेकिन ये जो रिमेनिंग जो वैकेंट स्पेस है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स गैंगुई। अभी समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, माउंटेन में गया, माउंटेन में से चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट की, उसमें से मेरे को ओर प्राप्त हुआ, और के एकदम सेंट्रल पार्ट में होगा अपना प्योर मेटल, जो भी मेटल फॉर्म अपने को मिलेगा, और फिर गैंगुई। तो मेटलर्जी मतलब क्या है स्टूडेंट्स? और मिलने के बाद उसको मेटल्स में कैसे कन्वर्जन करते हैं, उस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं विच इज मेटलर्जी। मेटलर्जी बोल के एक डायरेक्टली स्ट्रीम है, मतलब आप जब गवर्नमेंट कॉलेजेस आप जब लगाओगे तो उसमें मेटलर्जी बोल के भी स्ट्रीम होती है, तो उसमें ये काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग करना, पत्थरों को अलग करो, मेटल्स को अलग करो, तो ये वाले, ठीक है। अभी देखो, ये नाम आपको याद रखने हैं सीईटी के लिए। आयरन के इतने सारे मिनरल्स है और ये एक और है। तो देखो मिनरल्स कहां से मिलते हैं आयरन के? हीमोटाइट, फिर मैग्नीटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट और सिडेराइट। और ओर्स कौन से होंगे? हीमोटाइट। कॉपर के कैलोपायराइट, कैल्कोसाइट, क्यूप्रिक, तो कैल्कोपायराइट और कैल्कोसाइट ये होंगे इसके ओर्स। जिंक के जिंक ब्लेंड, जिंक साइट और कैलामाइन, तो जिंक ब्लेंड होंगे, ठीक है। तो ये आपको स्टूडेंट्स कुछ नाम्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलेस के साथ। अभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, मेटलर्जी जो था स्टूडेंट्स, आपको 10th स्टैंडर्ड में बस एक ही कंसेप्ट था मेटलर्जी, लेकिन मेटलर्जी स्टूडेंट्स अभी 3 भागों में बटा गया है, ठीक है। आप बोलोगे भैया 3 भागों में? हाँ बेटा, 3 भाग में बटा गया है। जो पहला है स्टूडेंट्स वो होगा पायरोमेटलर्जी। पहला कौन सा होगा? पायरो। दूसरा होगा स्टूडेंट्स हाइड्रो, और तीसरा जो होगा इलेक्ट्रो, ठीक है। आपको इनके नाम में ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इन तीनों को हम एकदम डिटेल में देखेंगे कि पायरो का अर्थ क्या होता है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रो का अर्थ क्या है। देखो हाइड्रो का अर्थ तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी का कुछ रिलेशन है। इलेक्ट्रो का आपको अर्थ आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ लेना देना है। लेकिन पायरो एक नया कंसेप्ट है, इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है। सो देखो, मेटलर्जी इज कन्वर्टेड इनटू 3 टाइप्स।
पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। व्हाट इज मीन बेसिकली पायरोमेटलर्जी? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओर ये रिड्यूस्ड, a process in which ore is reduced to metal at high temperature using reducing agent। पायरोमेटलर्जी का अर्थ ये होता है जो ओर्स हमको प्राप्त हुआ है जमीन में से, उसको हमको अगर मेटल में बदलना है तो उसको हाई टेम्परेचर लगेगा बदलने के लिए विद द हेल्प ऑफ पायरोमेटलर्जी विद यूजिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से स्टूडेंट्स? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। इसको हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। एक मार्क के लिए डेफिनेशन आएगा। आफ्टर दैट व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोमेटलर्जी? ऐसी प्रोसेस जिसको हम एक्वियस सॉल्यूशन में हम डालते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर किसी को 10th का कुछ कंसेप्ट याद होगा तो उसको मालूम होगा लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में हम NaOH सॉल्यूशन डालते थे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम डालते थे, कॉस्टिक सोडा हम उसमें डालते थे, तो वो वाला। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते थे। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम का हमने जब एक्सट्रैक्शन किया था तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमने डाला था। Al2O3 एल्यूमिना हमको मिला था। उस एल्यूमिना को हमने 2 इलेक्ट्रोड्स के मदद से एल्यूमिनियम को कैथोड पे और ऑक्सीजन को एनोड पे हमने डाला था, ठीक है। पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाता है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाता है। परफेक्ट। अभी स्टूडेंट्स कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखना मेटलर्जी के। 4 प्रिंसिपल्स होंगे, सीईटी पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स और विच आर नॉट द प्रिंसिपल? ऐसे आते हैं, मतलब 3 इसमें से देंगे, एक कुछ अलग दे देंगे, तो याद रखने का। पहला होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब ओर कितने मात्रा में मिला है, कितना मात्रा में उसमें मेटल है, कितने मात्रा में उसमें गैंगुई है, कैसे हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, वो सभी चीजें। फिर कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड, मतलब ओर्स जो हमको मिला उसको कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, फिर उसको उसके ऑक्साइड फॉर्म में लेके गए, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, NaOH के साथ ट्रीट किया, वो वाला। फिर उस ऑक्साइड फॉर्म को हम मेटल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, और मेटल में मिलने के बाद भी उसको वापस से रिफाइन करना। जैसे स्टूडेंट्स पेट्रोल तो हमको मिलता है, लेकिन पेट्रोल को हमको रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ओर्स में से हमको मेटल तो मिल गया, लेकिन मेटल को अगर मेरे को गले में पहनना है, उंगली में पहनना है, कानों में पहनना है, नाकों में पहनना है, जहां पे भी पहनना है, तो फिर मुझे उसको रिफाइन करना पड़ेगा। अभी उसके लिए स्टूडेंट्स हम ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शंस हम देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होंगे ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस, द टेम्परेचर गैसेस ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एट द टॉप पे देखो क्या होगा, पूरा डिटेल में समझाया। टॉप पे क्या होगा, टेम्परेचर 500 केल्विन तक होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर फर्नेस का है 2000 केल्विन तक स्टूडेंट्स। मतलब ऊपर से हम जैसे जैसे आएंगे ब्लास्ट फर्नेस में, ये देखो यहाँ पे मैंने ब्लास्ट फर्नेस का कहाँ पे गया, ये देखो ब्लास्ट फर्नेस का मैंने पूरा यहाँ पे आपको पूरा की पूरा एक रिएक्शन दिया है, मतलब पूरा बताया है, तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, अच्छे से समझना। ओके, तो देयर आर 3 टेम्परेचर जोन्स इन द फर्नेस। 3 टेम्परेचर जोन होंगे। पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, 500 केल्विन से लेके तो 2000 केल्विन तक, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप्स होंगे। जोन ऑफ कंबशन, कंबशन ऑफ कोक विथ O2, ये कोक है समझो, C प्लस हाफ O2 गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस होता है। फिर 2 कार्बन मिल गया और O2 मिल गया, ये रिएक्शन याद रखना। फिर जोन ऑफ रिडक्शन, पहले क्या हुआ, कंबशन, फिर हुआ रिडक्शन, फिर होगा स्लैक फॉर्मेशन, ठीक है। पहला जोन क्या है स्टूडेंट्स, याद रख लो, कंबशन, जिसमें हम कंबशन करेंगे कोक का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर हम करेंगे रिडक्शन Fe2O3 का, आयरन ऑक्साइड का, मेटेलिक आयरन में। तो ये देखो यहाँ पे आयनिक, ये देखो Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर मिला, तो क्या हो गया, Fe वैसे के वैसा हो गया, CO2 आ गया उसके पास, बाय प्रोडक्ट मिल गए। फिर Fe2O3 जो मिला था उसको वापस कार्बन के साथ किया जैसे यहाँ पे किया, और Fe प्लस CO मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को CaO प्लस CO2, ये हमारा क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम का जैसा है। फिर CaO प्लस SiO2 सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकेट भी हम बोलते हैं, SiO2, फिर यहाँ पे स्लैग बन गया, ठीक है। स्लैग का फॉर्मूला याद रखना, CaSiO2, ठीक है, ये सीईटी में पूछे जाते हैं।
अभी आयरन के अगर हमको आयन निकालना है तो आयन मार्केट में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो अपने को लोखंड मिलता है, आयरन मिलता है, दैट आयन या फिर फेरस या फिर जो भी आप बोलते हो, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कास्ट, दूसरा होता है व्राउट और तीसरा होता है स्टील। मोस्टली हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, कास्ट और व्राउट हम इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके पीछे रीजंस है, यहाँ पे दिए है मैंने, देखो, ठीक है। क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। हार्ड मतलब कि ऐसा ही होगा, लेकिन ब्रिटल मतलब कि चौक जैसा होगा, ऐसे दबाया कि टूट जाएगा। व्रॉड जो आयरन होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट आयरन की तो जरूरत नहीं है। आयरन मतलब एकदम ऐसा कड़क होने चाहिए। और स्टील तो आप सभी को पता है, नाइदर हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, थोड़ा सा ऐसा भी किया तो बेंड हो जाएगा, लेकिन ब्रिटल नहीं है, वो बात ध्यान में रखना। ब्रिटल मतलब बीच में से टूटता नहीं है, जंग लगने के बाद टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं टूटता है। फिर कंटेन्स, कास्ट आयरन में 4% कार्बन होता है, व्रोट आयरन में 0.2% से कम कार्बन होता है, और स्टील में इन दोनों के बीच में होता है, मतलब 0.2 से लेके तो 2% के कार्बन होगा इनमें, ठीक है। फिर ये काई के लिए इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन, पाइप्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए, भांडे वगैरह बनाने के लिए, है ना, भांडे जो घर में बचते हैं, धन धन धन, कोरोना के टाइम में कोरोना गो कोरोना पैसा वाला, ये काई के लिए होता है। यूज फॉर मेकिंग पाइप बार्स, फॉर स्टे बॉटल्स, फिर इंजन बोल्ट, वो नट बोल्ट नहीं होते क्या, बोल्ट की बात चल रही है, बोल्ट, फिर रिवेट्स। स्टील मतलब स्टील कहाँ पे बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अलग अलग टूल्स में, शिप्स में, ऑटोमोबाइल्स में, और अलग अलग हथियार में, ठीक है। हथियार मालूम, फाइटर बीटर में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा की पूरा समरी दिया है जो हमने अभी वहां पे देखा ब्लास्ट फर्नेस में। 500 पे लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ओर, यही लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। इतना भी लर्न कर लिया तो इसको पैराग्राफ में चेंज कर लेना, इसीलिए मैंने अच्छे से आपको लिख के दिया है। 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा तो वो लिख देना। 3 चीजें याद रखना, कंबशन कंबशन, रिडक्शन रिडक्शन, फिर स्लैग फॉर्मेशन याद रखने का। वो अभी हमको लर्न है क्योंकि हम 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको याद हो जाता है, ठीक है। मेरे को तो 12th से याद है, क्योंकि 12th में भी हमको यही टाइप का पोर्शन था, तो 2017 में वैसे मैंने 12 दी थी मेरी। हाँ, 900 केल्विन पे रिडक्शन ऑफ ओर बाय CO, तो ये देखो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम, तो मैंने जैसे बोला लाइमस्टोन का रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन, फिर फ्यूजन ऑफ आयरन, और फिर स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आप कर सकते हो। अभी देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हिमाटाइट ओर, तो हिमाटाइट ओर से इसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज देखो, ज्यादा ही जूम हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ऐसे, है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले आयरन ओर मिला, जी हाँ भैया, फिर उसको क्रश किया और ग्राइंड किया। देखो सबसे पहले क्या मिला, आयरन का ओर मिला, ठीक है। सबसे पहले क्या मिला, आयरन का ओर। फिर उस आयरन ओर को मैंने क्रश किया, जिस क्रश मतलब समझता है ना, नमूने वो वाली क्रश की बात नहीं चल रही है। क्रश किया, तोड़ा उसको, मरोड़ा, और ग्राइंड किया। ग्राइंड मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बटोरा। जैसे ही मैंने उसको किया, उसके बाद मैंने उसको कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेशन तो आप सभी को पता है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं। 10th में भी था आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, याद है क्या? 4 थे आपको, देखो, एक था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, एक था ग्रेविटिक सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक, ठीक है, वो ऐसा होता था। फिर एक था स्टूडेंट्स आपको लीचिंग था, जैसे मैंने बोला NaOH का, और एक था स्टूडेंट्स फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जैसे ही ये हो गया स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद होता था आपका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अलग अलग करना। तो रिडक्शन के देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दिए हैं, तो ये आपको याद करने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से वगैरह वगैरह। जैसे ही रिडक्शन हो गया स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आप करोगे उसको प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब कि आप उसको करोगे रिफाइन। प्यूरिफाई को ही हम रिफाइन कहते हैं। और रिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, एक तो उसको लिक्विड में डाल दिया, प्यूरिफाई हो गया। एक तो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में कर दिया, याद रखने का ही है। एक तो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में कर दिया, एक तो फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, या फिर हमने उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से रिफाइन किया। मतलब देखो, पहले आयरन और मिला, उसको क्रश और ग्राइंड किया, फिर कॉन्सेंट्रेशन किए, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी के मदद से, लीचिंग के मदद से, फ्रोथ रोटेशन के मदद से। जैसे कॉन्सेंट्रेशन हुआ, उसका रिडक्शन किया अलग अलग मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस से ही करते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से ही करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से किया, उस आयरन को, उस मेटल को हमको फिर रिफाइन करना है, मतलब यहाँ पे हमको आयरन मिल गया, फिर उस आयरन को रिफाइन करने के लिए हम लिक्विड की मदद लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेंगे, डिस्टिलेशन की लेंगे, या फिर ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये एक चार्ट में आपका पूरा की पूरा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में चीजें समझ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो कि आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इस डायग्राम को वैसे नेम करन आएगा आपको, ठीक है, मतलब आपको इसका नाम देना पड़ेगा। अभी देखो स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है, इस डायग्राम के मदद से और इसके मदद से आप पूरा के पूरा मेटलर्जी का पूरा की पूरा रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस आप बता सकते हो। अगर आपने ये रिएक्शन देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, वैसे नोट्स में दे दूंगा, ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स है ना स्टूडेंट्स, गेम चेंजिंग होते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ नामकरण है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, देखो बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो जरूर आप इन नोट्स को जरूर आप रेफर कर लेना, आपके सीईटी और बाकी के चीजों में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम आएंगे। अभी कुछ नहीं, अभी 10-15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये भी, फिर अगले दिन मिलेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। मोस्ट कॉमन देखो यार स्टूडेंट्स, अगर आपको भी भैया की मेहनत दिख रही है, ठीक है, नो मैटर, देखो मैं वापस एक बार कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि नो मैटर कितने भी व्यूज आए भाई मेरे पर्टिकुलर सीरीज को, ठीक है, अगर मेरे वन शॉट वीडियो से जो मैं 45 मिनट्स, 50 मिनट्स और 51 मिनट्स में बना रहा हूं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर को मतलब कोई चैप्टर अगर 4 घंटे का चलता है, तो अगर उसको मेरे को 50 मिनट में लेके आना है, या फिर 45 मिनट्स में लेके आना है, या फिर 1 घंटे के अंदर लाना है, तो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं स्किप करता हूं। अभी आप बोलोगे भैया कौन से टॉपिक आप स्किप करते हो? ऐसे टॉपिक्स मैं स्किप करता हूं जिसका आपको बोर्ड्स में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब वो बोर्ड्स में उसका रिलेशन ही नहीं है, ना ही उसका रिलेशन सीईटी में होता है ज्यादा, तो वो वाले टॉपिक्स में स्किप कर देता हूं। स्किप मतलब ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा ही स्किप कर दिया, स्किप इन द सेंस कि उसका कुछ अंश में लेता हूं, मतलब कुछ पार्ट में लेता हूं, उसके बारे में कुछ पार्ट में समझा देता हूं, लेकिन बहुत खोल डीप में नहीं जाता हूं। समझ में आया? लेकिन इस समय पे आपको वन शॉट सीरीज ही देखना है, जिससे आप एक स्टेप आगे रहोगे सबसे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये तो सिंपल है, बिसाइड +2 एंड +4 आर ऑल्सो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2 और +4 के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज हो सकती है। कलर स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, कलर एंड स्पेक्ट्रा। तो देखो यहाँ पे कलर कौन से दिए हैं, PR3+ के 4F में आते हैं, ग्रीन कलर है, TM3+ के 4F में आएंगे, ग्रीन कलर है, Na3+ के भी 4F3 में आएंगे, पिंक कलर है, F3+ के भी 4F में आएंगे विच इज पिंक कलर है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना, जो 12-12 नंबर के है वो पर्टिकुलरली विच इज ग्रीन कलर के है, जो 11 नंबर का है वो पिंक कलर का है, तो याद रखने का 11 नंबर पिंक कलर, 12 नंबर ग्रीन कलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है और बार बार पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और चांसेस आर देयर कि इस साल भी पूछे जाए। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अलोंग द सीरीज देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, मतलब सीरीज में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एटम्स या फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के अपने आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और आयोनिक स्ट्रक्चर डिक्रीज होता है। देखो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? देखो, एक होता है स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है विच इज एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब फैलना, ठीक है, एक्सपांशन मतलब फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जकड़ना, ठीक है, जकड़ना। एक्सट्रैक्शन मतलब, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जकड़ना, एक्सपांशन मतलब कि फैलना। तो उन्होंने क्या कहा है कि लैंथेनॉइड सीरीज में, ठीक है, लैंथेनॉइड सीरीज में कुछ कुछ एलिमेंट जो होंगे, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस और एट द सेम वे एटॉमिक क्या बोलते हैं, विच इज
आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, ये दोनों क्या होंगे, जकड़ते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो ये तो सीधा सीधा आपको लर्न ही करना है लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स से, ठीक है। दिस आर द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज। देखते हैं सिमिलैरिटीज क्या क्या है। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के सिमिलैरिटीज ये है स्टूडेंट्स कि वो दोनों के दोनों 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि लैंथेनॉइड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 हो सकता है, लेकिन एक्टेनॉइड +5 +6 +7 तक जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड, इन बोथ द सीरीज द f ऑर्बिटल आर फील्ड ग्रेजुअली, मतलब कि लैंथेनॉइड की बात करो या एक्टेनॉइड की बात करो, f ऑर्बिटल ये फील्ड हो जाता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे फील्ड हो जाता है। लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इजीली, मतलब लैंथेनॉइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जल्दी से नहीं बनाते, लेकिन अगर मैं एक्टेनॉइड्स की बात करूं तो वो जल्दी से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थायोईथर्स। आयोनिक रेडियस एलिमेंट्स के डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और लैंथेनॉइड जो होते हैं वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम, जैसे मैंने बोला, लेकिन एक्टेनॉइड ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनॉइड्स में सब नॉन रेडियो एक्टिव है, बस एक ही है प्रोमीथियम जो कि रेडियो एक्टिव है। बाकी के सभी, ध्यान से समझना, बाकी के सभी एक्टेनॉइड्स में अगर मैं बात करूं तो सभी के सभी क्या होंगे, विच इज रेडियो एक्टिव होंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द बोथ द सीरीज इज लो, लो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों के सिमिलैरिटीज लो होंगे, इसीलिए दोनों को हम हाईली रिएक्टिव हम कहते हैं। लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स की अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस में, तो लैंथेनॉइड्स ऑक्सीडेशंस या फिर ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते हैं, बट एक्टिनाइड्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ऑक्सो कैटायंस हम उनको बोलते हैं, UO+, PuO+, NO2+। फिर यहाँ पे नाइट्राइड्स, परकोराइड्स, फिर सल्फेट्स, ये सभी के सभी सोलुबल होते हैं इन सभी के, बट यहाँ पे एक बोला है मोस्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स एक कलरलेस होते हैं नेचर में, लेकिन अगर मैं एक्टिनाइड्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये सभी के सभी कलरफुल होंगे, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द सेम कंपैरिजन बिटवीन प्री ट्रांजिशन लैंथेनॉइड एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्री ट्रांजिशन मतलब पहले आने वाले, लैंथेनॉइड्स मतलब बीच में, और ट्रांजिशन मतलब जो डी ब्लॉक में आते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनके कंपैरिजंस। प्री ट्रांजिशन एसेंशियली मोनोवैलेंट होते हैं, इनके एसेंशियली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स अगर मैं बोलूं प्री ट्रांजिशन मेटल्स के, तो ये डोमिनेटेड करते हैं, डोमिनेटेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन प्रॉपर्टीज फॉर गिवन ग्रुप। ओके, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो अपना सिमिलर प्रॉपर्टीज बताएगा। और अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें जो कि डी ब्लॉक में पर्टिकुलरली आते हैं, तो साइज चेंजेस एट Mn+, ठीक है, तो वो वाले आप ध्यान में रख लेना। सो इन दिस पर्टिकुलर वे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि डोनर्स होते हैं, ये भी डोनर्स होते हैं, प्रेफरेबली ये हार्ड होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं, ये हैवियर मेटल्स होते हैं, और मे शो अ सॉफ्ट कैरेक्टर भी बता देते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड लेकिन सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा डे आज 8 था, आप सभी को पता है, ठीक है, 8वां दिन था हमारा, मतलब हमने आधे चैप्टर्स केमिस्ट्री के, जी हाँ स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के आधे चैप्टर्स हमने आज खत्म कर दिए हैं। देखो, हमने 3 नवंबर को ये सीरीज शुरू की थी, आज 3 तारीख को हमने शुरू किया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 तारीख है आज, 6 नवंबर, 6 या 7 नवंबर जो भी होगा, तो उस दिन हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यही मैं पूरे के पूरे 18 तारीख तक, जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 18 तारीख तक, 16-17 तारीख तक हम पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, 16 के 16 चैप्टर्स हम खत्म कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। फिजिकल तो खत्म कर दिया, इनऑर्गेनिक भी बेसिकली खत्म हो गया है, 2 ही चैप्टर होते हैं, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, बट चलो ठीक है, उसको हम उसमें गिनती नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनिक में भी आ जाता है। अभी कल का जो चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें मिलेंगे इसी समय पे 8:03 पे, जो कि टाइम होगा 20:3। कोई बता पाएगा इसके पीछे रीजन क्या है 20:3 के पीछे? जो भी बताएगा उसको शाउट आउट मिलेगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट कर देना कि क्यों मैं 20:3 पे ही वीडियो डालता हूं, भले ही वो इस चैनल के हो,
या फिर क्या बोलते हैं हम, विच इज स्टेट बोर्ड वाले भैया जो अपना मेन चैनल है वो चैनल, ये भी मेन ही चैनल है। बट हाँ, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल द लेक्चर्स। मैं जैसा बोला, मेरे वजह से अगर एक भी बच्चे का भला होता है, दैट्स इनफ फॉर मी। इसी को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।